नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि किंग ने यहाँ पर राजेश्वर पीरामल और यशपाल अग्रवाल को पकड़ लिया था और अब यहाँ पर उनके साथ उनकी एक फाइट हो रही थी। तो वही भाग्यश्री की पीठ में यहाँ पर 2 गोलियां लगी थी, जिसके लिए प्रीति उन्हें बार बार देख रही थी, लेकिन अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुँचने में उन्हें समय लग रहा था। अब आगे वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर धनंजय की बात सुनते ही अब करण बिना देर किए कहते हैं, हाँ जल्दी जल्दी से चलो यहाँ से धनंजय, हमें अनिका को बचाना है। करण और धनंजय दोनों ही जानते थे कि उनकी अपनी हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। उनके शरीर में दर्द था, कमजोरी थी और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह भी दी थी, लेकिन इस वक्त उन्हें अपनी तकलीफों की कोई भी परवाह नहीं थी। उनके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ अनिका को बचाने की ही बातें चल रही थी। वो किसी भी हालत में अनिका को बचाना चाहते थे। दोनों ने बिना समय गवाए वो दोनों हॉस्पिटल से निकलने का फैसला करते हैं और धीरे धीरे चलते हुए ही वो दोनों हॉस्पिटल के नीचे पहुंचे। बाहर आते ही अब धनंजय ने कहा, देख करण, मैं कैब बुक कर लेता हूँ। इधर धनंजय की बात को सुनकर करण ने भी उसे हाँ में अपना सिर हिला दिया और धनंजय भी यहाँ पर कैब बुक करने की कोशिश कर देते हैं। तो इधर कुछ ही देर में यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर एक कैब आकर रुक गई थी। कैब को देखते ही दोनों उसी की तरफ बैठने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन करण ने अभी अचानक से कैब ड्राइवर से बात कही और उसे 2 गुनी कीमत देने की बात कहकर कैब को वो अब खुद चलाने के लिए कहता है। ड्राइवर भी अब इस बात के लिए तैयार हो गया था और करण और धनंजय दोनों ही अब कैब में बैठ चुके थे, लेकिन धनंजय की नज़र तो अभी भी उसी पक्षी के ऊपर ही थी जिसके साथ उसने अभी आई कांटेक्ट किया था। वो पक्षी अब यहाँ पर इस गाड़ी के आगे आगे उड़ रहा था और धनंजय लगातार उसी दिशा की तरफ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पक्षी उसे किसी खास दिशा की तरफ लेकर जा रहा है। शायद अनिका कहाँ है, इस पक्षी को पता है। इधर धनंजय ने अब करण की तरफ देखा और फिर अब वो उसी पक्षी की दिशा में ही अपनी नजरों को जमा देता है और इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के नीचे कुछ ही देर बाद अब यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास दौड़ते हुए पहुंचते हैं। अब उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन करण और धनंजय वहां से जा चुके थे। क्योंकि जैसे करण और धनंजय अपने वार्ड से निकले थे तभी वहां पर इंस्पेक्टर अब्बास उस वार्ड में इंटर होते हैं, लेकिन जब वो दोनों को ही वहां नहीं देखते तो वे उन दोनों को वहां ना पाकर परेशान हो जाते हैं और वो समझ चुके थे कि वो दोनों यहाँ से निकल चुके हैं। इसलिए वो जल्दी से यहाँ पर हॉस्पिटल के एंट्रेंस की तरफ आकर देखते हैं तो अब तक तो वो लोग यहाँ से भी निकल चुके थे। इधर अब इंस्पेक्टर अब्बास अब परेशान होकर कहते हैं, इन दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता है। अब मैं क्या जवाब दूंगा। अरे वो कुछ पल के लिए वो वहीं पर खड़े रहे और फिर से कहते हैं, किंग के आदमियों ने मुझ पर भरोसा करके इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी थी और अब ये दोनों ही हॉस्पिटल से निकल गए। अब ये कहते हुए ही इंस्पेक्टर अब्बास अब अपने सिर को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इधर कुछ पल सोचने के बाद अब वो कहते हैं, क्या मुझे इन दोनों का पीछा करना चाहिए। लेकिन फिर अगले ही पल अब वो खुद से ही अपने सवाल का जवाब देते हुए ही कहते हैं, अरे नहीं, ये दोनों किसी के हाथ में आते ही कहाँ है। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब ये कहते हुए इंस्पेक्टर अब्बास कुछ पल के लिए चुप हो गए और अब उनके चेहरे पर पुराने दिनों की एक याद आ गई और अब वो फिर से धीमी आवाज में कहते हैं, यही चीज इन दोनों ने मेरे साथ 16 साल पहले भी की थी। उनके चेहरे पर यह सोचकर अब परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें पता था कि करण और धनंजय को रोकना इतना आसान नहीं है। एक तरफ इंस्पेक्टर अब्बास वहीं पर खड़े होकर अब यही सोच रहे थे कि उन्हें अब किंग को वो क्या जवाब देंगे। किंग के फाइटर को वो क्या कहेंगे कि वो इन दोनों को अच्छी तरह से नहीं रख पाए।
तो वहीं दूसरी तरफ उस बरगद के ट्री के अंदर अब यहाँ पर अनिका की नज़र अब उस औरत के ही पास रखे हुए एक टैबलेट पर ही थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसे पूरे मामले की सच्चाई जाननी है तो उस टैबलेट को अपने हाथ में लेना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसे यहाँ से अच्छी तरह से सेफली निकलना भी और साथ के साथ अपने सारे ही सवालों का जवाब लेकर भी। लेकिन अभी उसके सामने एक सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि आखिर वो उस टैबलेट तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि अनिका एक बार उसके द्वारा शौक खा चुकी थी। इधर अनिका अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो बार बार बस उस टैब की तरफ देख रही थी कि फिर उस औरत की तरफ। तभी अचानक से उसके कानों में एक औरत की आवाज आती है, अरे लड़की, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर हूँ ना मैं? इधर अनिका ने उसकी ये बात सुनकर अब उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत अब अपने चेहरे को देखकर शीशे में देखकर मुस्कुरा रही थी और फिर उसने खुद से कहा, वैसे देखा जाए तो तुम बहुत ही ज्यादा नसीब वाली हो अनिका, क्योंकि तुमने मेरे चेहरा जो देख लिया है, क्योंकि मेरा चेहरा देखने वाला शख्स आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। उस औरत की बात सुनकर अब अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने अब नीचे से ऊपर की तरफ उस औरत को देखते हुए कहा, आप सच में बहुत ही सुंदर हैं। इनफैक्ट आप बहुत ही सुंदर हैं। और फिर अनिका ने यहाँ पर फिर से सहज अंदाज में कहती है, वैसे एक बात कहूँ, मेरी बेटी भी मेरी एक बेटी है, ये शायद आप जानते ही होंगी। और मेरी बेटी को आपकी तरह सजना संवरना बहुत ही पसंद है और वो अपनी ढेर सारी पिक्चर्स भी क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है। अनिका की ये बात सुनकर वो औरत कुछ पल के लिए तो शांत हो जाती है, चुप रहती है। फिर उसने हल्की सी नापसंदगी दिखाते हुए कहा, मुझे ये सब बकवास लगता है कि सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज को डालना। और अब वो कुछ पल रुकती और फिर अपने बारे में आगे कहते हुए बोली, और वैसे भी मैं खुद ही काफ़ी हूँ। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? अब उसने सोचते हुए ही अपनी उंगली हवा में घुमाई और मुस्कुरा कर कहा, हाँ, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ लव। अब उसकी बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया था और वो भी यहाँ पर बाहर से तो शांत नजर आ रही थी, लेकिन मन ही मन उस औरत की बातों को समझने की कोशिश करने लगी। और अब अनिका अपने मन में ही कहती है, अगर ये सच में सेल्फ लव होता तो मैं खुद इस चीज को समझने की कोशिश करती, खुद शायद तुम्हारा साथ देती। अगर ये सच में सेल्फ लव होता ना तो मैं सच में तुम्हारे फेवर में ही होती। लेकिन सॉरी, ये सेल्फ लव नहीं है, बल्कि ये एक ऑब्सेशन है। वह उस औरत की बातों को ध्यान से सुनते हुए अपने मन में ही आगे सोचने लगी, आज भी इस दुनिया में लोग सेल्फ लव के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बस वो इस वर्ड के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में सेल्फ लव क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता। उन्हें आज भी खुद से ज्यादा अपने लिए दूसरों की एडवाइस मैटर करता है। उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, या फिर कौन सा करियर चूज करना चाहिए। एडवाइस लेने और मैनिपुलेट होकर गलत डिसीजन लेने में बहुत ही फर्क होता है। ये आजकल के बेवकूफ़ लोगों को पता ही नहीं है। किसी की बात सुनना अलग चीज़ है और किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी ज़िंदगी के फैसले लेना वो अलग बात है। क्योंकि अगर आप सेल्फ लव करती तो सच में मैं आपकी रिस्पेक्ट करती। इधर अनिका को इस तरह अपनी ही सोच में खोया हुआ देखकर अब वो औरत उसे ध्यान से देखने लगी और फिर उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे खिलाफ कोई प्लान तो नहीं बना रही हो? अब अनिका ने उस औरत की जैसे ही ये बात सुनी तो वो अपनी सोच से बाहर आते हुए उसकी तरफ देखती है और फिर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाकर कहती है, अरे मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी को भला मैं क्या ही बोल सकती हूँ? सच में आप बहुत ही खूबसूरत हैं। अनिका की बात सुनकर तो अब उस औरत के चेहरे पर एक संतुष्टि दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो अनिका के मुंह से यही सब सुनना चाहती थी। वो किसी के भी मुंह से अपनी सुंदरता के बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकती थी और इसलिए उसने कहा, वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। और अनिका ने भी यहाँ पर इस औरत को
इतना ऑब्सेशन होते हुए देखकर इतना तो अंदाजा लगा लिया था कि अगर उसे यहाँ पर कुछ भी करना है तो उसे इस औरत की हाँ में हाँ तो मिलानी ही पड़ेगी। और अब वो औरत भी यहाँ पर अब अपने चेहरे पर अब इतराते हुए हाथ फेरते हुए मुस्कुराती है और फिर अनिका की तरफ देखते हुए ही कहती है और अब इस काम में अब आगे चलकर तुम मेरी हेल्प करोगी। अनिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो औरत अब आगे कहती है, देखो अब चलो एक अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ अंदर चलो। वो क्या है ना, बहुत जल्द मेरे राजेंद्र यहाँ पर आने वाले हैं। मैं तो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन अब अपना वो पेंडिंग काम भी कर लेती हूँ। इतना कहते हुए उस औरत ने यहाँ पर अनिका के हाथ को पकड़ लिया था और अनिका के हाथ को पकड़कर वो उसे फरस में से उठाने लगी। इधर अनिका भी यहाँ पर उठते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और अब उसने विरोध करते हुए ही कहा, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। इधर अनिका की बात सुनते ही वो औरत अब अचानक से ही वहीं पर ही रुक गई और फिर वो पीछे मुड़कर अब अनिका की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर अब वो मुस्कान नहीं थी जो कुछ समय पहले जब अनिका ने उसकी प्रशंसा की थी तब थी। और अब वो कहती है, क्यों इतना ड्रामा कर रही हो? अरे जो काम शांति से हो सकता है उसके लिए मुझे शोर शराबा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हारे पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है मेरे काम को मना करने का। और इतना कहते हुए ही उसने अब अनिका का हाथ फिर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। लेकिन अनिका भी अपनी पूरी ताकत से खुद को पीछे रोकने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अनिका उस औरत के साथ यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली थी। अनिका को पता था कि अगर वो भी इस औरत के साथ चली गई तो ये औरत सच में पता नहीं उसके साथ क्या करेगी। और अब वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इधर अनिका की इस हरकत को देखकर वो औरत फिर से रुक गई और फिर से अब अनिका की तरफ पीछे मुड़कर देखती है। अब उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की एक शक्ति दिखाई दे रही थी और उस शक्ति के साथ अब वो कहती है, देखो मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए मजबूर मत करो। मुझे कुछ समय ही लगेगा फिर से उसी फॉर्म में आने में, और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ ये बात तुम ऊपर जाकर एक बार अपनी बड़ी नानी से पूछ सकती हो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी नानी इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। अब इस औरत के मुंह से यहाँ पर रानी अवंतिका की बात सुनते ही अनिका के चेहरे के भाव अब अचानक से ही बदल गए थे। उसने उस औरत को हैरानी से देखा और उसके दिमाग में तुरंत कई सवाल उठने लगे कि ये औरत बड़ी नानी को कैसे जानती है, और आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए मजबूर मत करो। क्या उसने सच में रानी अवंतिका के साथ कुछ किया था या उनकी माँ के लिए कुछ किया था? अनिका अब कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो औरत अब फिर से कहती है, अब चलो। लेकिन अनिका अभी भी वहीं पर ही खड़ी रहती है। तो अब उसने अपनी गहरी नजरों से उस औरत को देखते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बड़ी नानी माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? अनिका अब यहाँ पर कुछ पल को रुकी, फिर उसने सीधा सवाल किया, और अगर मेरी बड़ी नानी के साथ आपने ये किया है तो आप मुझे साफ साफ बताइए कि फिर आप कौन है? वसुंधरा रावत या फिर कोई और है? अनिका का सवाल सुनते ही वो औरत अब कुछ पल के लिए तो बिल्कुल ही शांत हो गई और उसने अब धीरे धीरे पीछे मुड़कर अब अनिका की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। कुछ देर तक तो वो अनिका को घूर घूर कर देखती रहती है, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और कहती है, लगता है तुम्हें अब सच तो बताना ही होगा। और ये कहते हुए ही वो अब अनिका की ओर भी पास आ जाती है और कहती है, और वैसे भी मैंने सुना है कि मरने वाले की इच्छा तो पूरी करनी ही चाहिए, क्योंकि जिस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए उससे तुम्हारी मृत्यु तय है। तो बस मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर अनिका एकदम से ही शांत हो गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। और वो औरत अब कहती है, अब चलो मैं तुम्हें सच बताती हूँ। कुछ पल रुक के अब उसने अनिका की आंखों में देखते हुए कहा कि आखिर मैं कौन हूँ, यही जानना था तो ना तुमने, और क्या है मेरी सच्चाई, और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने किस तरह से इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी है। वो औरत अब अनिका की तरफ देखते हुए ही कहती है, और इतना ही नहीं अनिका, मैं तो तुम्हें ये भी बता सकती हूँ कि मेरी मौत कैसे हो सकती है।
अब उस औरत की इस बातों को सुनने के बाद अब अनिका सच में यहाँ पर अब उस औरत की तरफ ही देख रही थी कि क्या सच में ये औरत उसे सब कुछ बता देगी और वो औरत अब अपनी मौत के बारे में इतनी आसानी से उसे कैसे बता सकती है। अनिका भी यही सोचकर हैरान थी कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, या फिर ये औरत मेरे साथ कोई गेम खेल रही है। तभी अब यहाँ पर ये औरत कहती है, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। अब उस औरत की ये बात सुनकर अब अनिका अपनी आंखों के इशारे से ही पूछती है, शर्त? कौन सी शर्त? अब अनिका के इस सवाल को समझते हुए उस औरत ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी बस यही शर्त है अनिका कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी हर हर हाल में। अब यहाँ पर कुछ पल रुक कर अब वो फिर से कहती है, और अब तुम ही कहो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। अब फिर से उसके मुंह से ये बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर अब इरिटेशन साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन उसने किसी तरह से अभी अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था और वो अब अपने मन ही मन सोचने लगी, ये सुनकर तो मैं बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ, बार बार यही सब लाइन रिपीट करती जा रही है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं भी इनका वो हाल करती कि इन्हें पिछले सारे कांड याद आ जाते, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ मैं। अनिका भी अपने ही विचारों में खोई हुई थी कि तभी अचानक से उस औरत के टैब पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। आवाज सुनते ही वो औरत तुरंत अब उस दिशा की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर अब एक उत्सुकता आ जाती है कि आखिर कब उसे अब किसने उसे मैसेज भेजा है। और साथ के साथ वो एक रोबीली आवाज में कहती है, कौन है आप जिसकी मौत उसे बुला रही है? अरे जो मेरे काम में दखल दे रहा है। और इतना कहते हुए वो उस टैब की तरफ बढ़ जाती है। वहीं अनिका को बस इसी मौके का इंतजार था, क्योंकि जैसे ही वो औरत अब उस टैब की तरफ बढ़ती है तो अनिका को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। इसलिए अब वो धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ने लगी जहाँ शायद उसे उस औरत की असली सच्चाई से जुड़े कुछ सवाल मिल सकते थे। दूसरी तरफ उस औरत ने जैसे ही अपने टैब की स्क्रीन देखी, उसके सामने भी यहाँ पर एक वीडियो मैसेज दिखाई देता है। वो एक वीडियो मैसेज को देखकर उस वीडियो को ओपन कर देती है तो अगले ही पल यहाँ पर टैबलेट से गहरी और रोबदार आवाज गूंजती है, अगर अनिका गुलेरिया को एक खरोच भी आई ना सर जी, तो याद रहे आपके इन दोनों पालतू कुत्तों का मैं क्या करूँगा, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उस बात में भी यहाँ पर इतनी धमकी थी कि उस औरत के चेहरे के भाव कुछ पल के लिए बदल ही गए। अब वो उस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखती रही और वीडियो खत्म होने के बाद अब उसने धीरे से उस टैबलेट को नीचे रख दिया और फिर अब वो कमरे में रखी अपनी रेक्लाइनर चेयर पर जाकर बैठ गई। वो इस वीडियो को देखकर अब अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर वो बिल्कुल ही शांत रही। उसके दिमाग में अभी बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर उस किंग ने इस अनिका के लिए मुझे यानी सर जी को वार्निंग दे दी। हाँ, वो ये कैसे कर सकते हैं। और वो अपने आप में सोचने लगी, अरे जिसके सामने मेरे ही लोग अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते, उसके सामने इस किंग ने अपना मुंह खोल दिया। और अब ये सोचकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वो फिर से कहती है, किंग तुम्हें अनिका गुलेरिया चाहिए ना? और वो भी बिल्कुल सही सलामत। ठीक है, तुम्हें अनिका गुलेरिया सही सलामत ही मिलेगी, लेकिन और ये कहते हुए ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और कहती है, लेकिन मेरे तरीके से। और इतना कहते हुए ही वो पीछे मुड़कर अनिका की तरफ देखने लगी, लेकिन जैसे ही वो अनिका की तरफ देखती है तो उसके चेहरे के भाव अचानक से ही बदल जाते हैं, क्योंकि अनिका अभी वहां पर नहीं थी। उस औरत ने एक बार फिर से कमरे को ध्यान से देखा कि आखिर अनिका कहाँ जा सकती है। फिर अब वहां पर अपने आसपास वो अपनी नजरों को दौड़ाती है, लेकिन अनिका उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए वो कुछ सेकंड तक तो चुप रही, लेकिन फिर अचानक से ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, मानो उसे कुछ पता चला हो। अब वो समझ गई थी कि अनिका खुद उसी रूम की तरफ ही चली गई है जहां पर वो उसे जबरदस्ती लेकर जाना चाहती थी। और वो अब अपने मन में ही कहती है,
चलो ये तो अच्छा ही हुआ। मैं इस अनिका गुलेरिया को जहाँ लेकर जाना चाहती थी वो तो अपने आप ही वहाँ पर चली गई। इसने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। वाओ, वेरी नाइस। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और अब वो ये सोचते हुए अपने उस रेक्लाइनर चेयर से उठती है और धीरे धीरे अब अपने कदम उसी रूम की तरफ ही बढ़ा देती है। उसकी आंखों में यहाँ पर एक उत्सुकता थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि अब अनिका को उस रूम में पहुंचकर क्या क्या देखने को मिलेगा। कुछ ही पलों में वहां पर वो रूम के दरवाजे के सामने पहुंच जाती है और वो भी यहाँ पर उस रूम के दरवाजे के हैंडल को पकड़ती है और उसे धीरे से नीचे करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है ये दरवाज़ा नहीं खुलता, क्योंकि ये दरवाज़ा अब अंदर से लॉक हो चुका था। उसने एक बार फिर से अब हैंडल को घुमाने की कोशिश की और फिर थोड़ा सा जोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा अभी भी बंद था। कुछ पल तक दरवाजे को वो देखती रहती है। उसके चेहरे की मुस्कान अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। उसने अब फिर से एक बार हैंडल को घुमाया और फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था, जिसकी वजह से वो खुल ही नहीं रहा था। अब उस औरत की नज़रें पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसने दरवाजे के बिल्कुल करीब आकर अब अपनी आवाज़ में कहती है, अनिका, अनिका। इधर अंदर से उसे कोई भी जवाब नहीं आता है और वो कुछ पल अब वो शांति से खड़ी होती है, लेकिन अब वो फिर से अब यहाँ पर दरवाजे के हैंडल को घुमा कर देखती है, उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा किसी भी तरह से अब खुल नहीं रहा था। इसलिए अब उसने गुस्से से अब दरवाजे के ऊपर अब वो एक जोर का धक्का देती है, लेकिन जोर का धक्का लगाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका भी इस कमरे के अंदर ही पहुंच चुकी थी। अनिका ने कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। अब अनिका जब इस कमरे में चारों तरफ देखती है तो ये रूम एक लैब था। कमरे के अंदर तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स थे, मशीन्स, ग्लास कंटेनर्स और कई ऐसी चीजें रखी थी जिन्हें देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि यहाँ पर कोई साधारण सा काम नहीं होता था। अनिका हर चीज को बेहद ही ध्यान से देख रही थी। वह एक टेबल के पास जाती है और वहां पर रखी हुई कुछ चीजों को ध्यान से देखने लगती है और उन्हें देखने के बाद अब वो दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ जाती है। उसकी नज़र यहाँ पर कमरे के कोने से दूसरे कोने तक घूम रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस लैब में क्या किया जाता है, लेकिन तभी उसे दरवाजे पर अब ठक ठक की या जोर जोर से नोक होने की आवाज़ आने लगती है। अनिका कुछ पल के लिए रुक जाती है और अब वो पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती है। अनिका को अच्छी तरह से पता था कि बाहर खड़ी वो औरत वो आराम से तो बैठने वाली नहीं है और जिस तरह से वो लगातार दरवाजे को हिला रही है, उसे खटखटा रही है, उससे साफ नजर आ रहा था कि ये दरवाजा ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। मतलब वो जल्द ही इस दरवाजे को तोड़कर अब यहाँ पर अंदर आने वाली थी। इसलिए अनिका ने ये अपना ध्यान अब लैब की तरफ लगा लिया था। वो जल्दी अब हर चीज को ध्यान से देखने लगी थी। अनिका चाहती थी कि दरवाजा टूटने से पहले उसे यहाँ से ज्यादा जानकारी मिल जाए, उसे कुछ ऐसा मिल जाए। लेकिन तभी अचानक से भी यहाँ पर एक धड़ाम की आवाज आती है और एक जोरदार आवाज के साथ अब कमरे का वो दरवाजा टूट जाता है। जैसे ही कमरे का दरवाजा टूटता है तो अनिका यहाँ पर अपने सामने देखती है तो दरवाजे के पास वही औरत गुस्से में खड़ी थी। उसकी नजरें सीधी अभी गुस्से में अनिका के ऊपर ही थी और अब वो अपने गुस्से में टिमटिमाते हुए कहती है, किंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? अब अनिका उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल बिना डरे उसकी तरफ देखती और फिर एक शांत आवाज में कहती है, किंग के साथ मेरा क्या रिश्ता है? इस बात का पता तो आप खुद ही लगा लीजिए, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। कुछ पल रुक कर अब अनिका उसकी तरफ देखते हुए फिर से कहती है, वैसे क्या किंग का कहर आपके लोगों पर बरस रहा है? अनिका को इस तरह से फियरलेस देखकर उस औरत का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस औरत ने आज तक अपने सामने जिस किसी के भी सामने वो गई थी उनकी आंखों में अपने लिए डर देखा था, लेकिन एक अनिका ही ऐसी थी जो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। इसलिए वो अपने दांत बीचते हुए ही कहती है,
आज आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते हुए वो अनिका की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी अचानक से अब उसके पैर के पास कुछ हलचल सी महसूस हुई। अब वो तुरंत नीचे की तरफ देखती है। कुछ पल के लिए उसका ध्यान अब उस तरफ चला जाता है। फिर वो बिना कुछ समझाए अब अनिका का हाथ पकड़ लेती और उसे अब इस कमरे से बाहर की तरफ लेकर आने लगती है। इधर ये औरत फिर से अनिका का हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रही थी, तो अनिका भी यहाँ पर उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस औरत की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। और अब अनिका को वो उस लैब से बाहर लाते हुए ही कहती है, आओ आओ तुम्हें मैं एक बड़ी सी स्क्रीन पर मूवी दिखाती हूँ। बहुत बहुत शौक है ना तुम्हें आँख से खेलने का। इधर अनिका अब उसकी बात सुनकर एकदम से ही हैरान रह जाती है कि आखिर अब ये औरत क्या करने वाली है। और अब अनिका और वो कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं? पहले प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। उस औरत ने भी यहाँ पर अनिका की बात सुनकर उसकी तरफ देखती और कहती है, अच्छा हाथ छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? और इतना कहते हुए ही वो अनिका को लेकर सामने रखी एक बड़ी सी स्क्रीन के पास लेकर जाती है। और वहां जाकर अब उसने स्क्रीन को ऑन कर दिया था। स्क्रीन के चालू होते ही यहाँ पर कमरे में एकदम से पूरी रोशनी फैल गई थी। फिर उस औरत ने अनिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ जाकर उस रेक्लाइनर चेयर पर बैठो। अनिका ने यहाँ पर कुछ पल स्क्रीन की तरफ देखा। फिर वो हैरानी से उस औरत की तरफ देख रही थी कि आखिर वो अब उसे क्या दिखाना चाहती है। अनिका के मन में एक पल के लिए तो ये आ गया था कि कहीं उसकी फैमिली किसी खतरे में तो नहीं। अनिका जानती थी कि सामने वाली औरत के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, लेकिन फिलहाल उसके पास अब उसकी बात मानने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए अब वो अपनी हैरानी में धीरे धीरे से जाकर उस रेक्लाइनर चेयर पर जाकर बैठ जाती है। वहीं उस औरत ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, हाँ और अगर अपना दिमाग लगाने की कोशिश की ना तो ये इतना कहते हुए वो कुछ पल के लिए रुकी और कहती है, तो उसके बाद मैं अपना दिमाग लगाऊंगी। इधर उसकी आवाज में धमकी साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ पल अब यहाँ पर अब वो आगे कहती है, और उसके बाद तुम्हारे पास जो भी कुछ होगा ना उस चीज के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी, क्योंकि फिर तुम्हारे साथ जो भी कुछ होगा उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। और अब वो फिर से कहती है, तुम ही अब सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेना। तुम्हें मेरी बात तो समझ में आ रही होगी ना। अनिका ने भी उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, लेकिन फिर उसने अपनी एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप मुझे धमकी दे रही हैं? तो अनिका की इस बात को सुनकर अब उस औरत ने जवाब दिया, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। और अब कहती है, लेकिन अगर मैंने कुछ भी किया ना तो वो किंग मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा, समझी तुम? अब उस औरत की ये बात सुनकर अनिका पूरी तरह से शांत थी। वो भी अपनी शांति से ही औरत को यहाँ पर जवाब देते हुए कहती है, आपको किंग के साथ अगर माइंड गेम खेलना है तो आप खेल लीजिए। आप एक काम कीजिए, आप ये गेम मेरे साथ खेलने की बजाय किंग के साथ ही खेलिए, शायद आपको बहुत ही मजा आएगा। और अब उसे स्क्रीन की तरफ देखते हुए ही कहती है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि किंग को हराने के लिए सिर्फ धमकी और ताकत काफी है। अनिका ने फिर अब उस औरत की तरफ देखा, तो शायद आपको किंग को अभी ठीक से समझने की जरूरत है, क्योंकि आप किंग को बहुत ही हल्के में ले रही हैं। अनिका की ये बात सुनकर वो औरत कुछ पल के लिए उसे घूरती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में सिर्फ एक बात साफ थी, यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दिमाग और स्ट्रेटजी का खेल अब यहाँ पर शुरू हो चुका था। अनिका उस औरत को फिर से कहती है, देखिए मैं अपना पूरा दिमाग लगा दूंगी, इसके बाद भी मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप किंग से हार जाएंगी। अनिका की ये बात सुनकर वो औरत अब यहाँ पर अनिका को नीचे से ऊपर की तरफ देख रही थी, लेकिन फिर अचानक से उसके चेहरे पर एक डेविल जैसी समाइल आ जाती है। और अब वो फिर से अनिका के करीब आते हुए ही कहती है, क्या बात है, तुम्हारा भरोसा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम रोहित मारवा की नहीं बल्कि उस किंग की पत्नी हो। वो कुछ पल रुकी और फिर बोली, क्या ये सच है? तुम अपने पति को धोखा दे रही हो? उसके चेहरे पर अभी भी यही रहस्यमयी मुस्कान थी।
वो भी यहाँ पर अनिका को उकसाना चाहती थी और उकसाते हुए ही कहती है, मुझे तो सच में यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। अरे कोई अपने ही पति को छोड़कर किसी दूसरे पर इतना भरोसा कैसे कैसे कर सकता है। इधर अनिका ने यहाँ पर अब उसकी उस बात को अच्छी तरह से सुनती है और फिर बिना घबराए हुए ही जवाब देती है, लेकिन आप तो हमेशा से ही ऐसी थी ना। अब वो औरत समझ जाती है कि उसे अब किन चीज़ों को फेस करना होगा, लेकिन उससे पहले ही अनिका कहती है, आप हमेशा से ही ऐसी थी, लेकिन क्या आपने कभी खुद को धोखा नहीं दिया? हाँ, अरे पहला धोखा तो आपने खुद को ही यही दिया है कि ये चेहरा आपका है। हाँ, लेकिन सच तो कुछ और ही है। वो अब यहाँ पर उसकी बात ये सुनकर अब वो औरत अनिका की तरफ गुस्से से देखती है, लेकिन अनिका अब उसकी बातों से बिल्कुल भी नहीं डरती। और अब यहाँ पर अनिका आगे कहती है, आपने कहा था ना कि ये चेहरा आपकी देन है, बल्कि सच तो ये है कि आपने खुद इस चेहरे को चुराया है। ये चेहरा आपका नहीं है। उस औरत की आंखों में भी यहाँ पर अचानक से अनिका की इन बातों को सुनकर गुस्सा आ जाता है और लेकिन उस औरत की आंखों में इतना गुस्सा देखने के बाद भी अनिका बिल्कुल भी नहीं रुकती और आगे कहती है, अरे अगर आप सुंदर होती तो अपने ओरिजिनल चेहरे के साथ होती, क्योंकि आप बदसूरत थी, इसलिए आपको किसी का चेहरा चुराना पड़ा। अब अनिका की ये बात सुनकर कमरे में यहाँ पर पूरी खामोशी छा गई थी। इधर अनिका ने उस औरत को ध्यान से देखते हुए फिर कहती है, वैसे देखिए इतना तो तय है कि आप वसुंधरा रावत तो नहीं है। मुझे जो पता लगाना था वो मैं लगा चुकी, क्योंकि ये हरकत वसुंधरा रावत की हो ही नहीं सकती। उस औरत की आंखें भी यहाँ पर कुछ पल के लिए सिकुड़ चुकी थी कि आखिर अनिका को ये सब कुछ कैसे पता। और अब वो अनिका से सीधा सवाल करती है, तो फिर अगर तुम्हें इतना ही बता चल गया तो फिर अब आगे। तो भी यहाँ पर अनिका कहती है, आगे अब आप मुझे बताएंगी। अब आप मुझे चुपचाप बताइए कि आप कौन हैं। अब वो औरत कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अनिका अब उसे बोलने का मौका नहीं देती और फिर से एक और टोंट कसते हुए ही कहती है, और आप एक झूठी जिंदगी क्यों जी रही हैं? आपको अंदाजा भी है कि इतने सालों तक आपने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और कितनों की तो जान भी ले ली है आपने। अरे आपने लोगों को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आपको लगता था कि आपके पास ताकत है। आपने दूसरों की जिंदगी के फैसले लिए, लोगों को अपने हिसाब से चलाया और जो आपके रास्ते में आया उसे आपने खत्म कर दिया। लेकिन आज पहली बार आपको किसी ऐसे इंसान का सामना करना पड़ रहा है जो आपसे डर नहीं रहा। और शायद यही बात आपको अब सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतने सारों लोगों को डरा कर रखा है, लेकिन आज एक निडर होकर एक इंसान आपके सामने पूरी तरह से आपकी हर एक चीज का सामना कर रहा है। बताओ मुझे, ऐसा ही लग रहा है ना? अरे आपने इतने सालों तक अपनी पहचान छिपा कर रखी। आप खुद डरती थी, इसलिए आपने अपनी पहचान को छिपा कर रखा है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि आप अपना चेहरा किसका बताती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर उस चेहरे के पीछे छिपी असली औरत कौन है। वह औरत अब यहाँ पर अनिका की हर एक बात को सुनती रहती हैं और वो, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत रही। लेकिन फिर अब धीरे धीरे वो अपने चेहरे पर हाथ रखती हैं और अब उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और उसकी नजरें अभी भी अनिका के ऊपर ही टिकी हुई थी। तो इधर दूसरी तरफ अनिका को बस उस औरत के ही अब बोलने का इंतजार था, क्योंकि अनिका बस इस औरत के मुंह से ही सब कुछ सच जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है।